वेलकम बैक। आपका बहुत स्वागत है व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। महाराष्ट्र से बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि महाराष्ट्र में आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो आज ज्यादा चर्चा हम लोग महाराष्ट्र की करेंगे। सारे मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र में अजीत पवार ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नामांकन करने के लिए अपने रोड शो लेकर के जा रहे हैं अपनी सीट पर। और इसके अलावा कुछ दावे हैं, कुछ अलग अलग सीटों पर इंटरेस्टिंग चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे अजीत पवार साहब का ही केस है। अजीत पवार के सामने उनके सगे भतीजे को उतार दिया गया, युगेंद्र पवार को। अजीत पवार कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था शरद पवार जी को, मेरे खिलाफ भतीजे को नहीं उतारना चाहिए था। तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मैंने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को टिकट दिया था, वो भी गलत था, तो अब भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात। अब दूसरा, जैसे नवाब मलिक है, नवाब मलिक चुनाव न लड़े, इनफैक्ट इस महायुति के किसी नेता के साथ नजर तक ना आए, ये कोशिश भाजपा करती रही है। लेकिन उनकी बेटी को अजीत पवार ने टिकट दिया और अब नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि मैं तो कल नॉमिनेशन कर दूंगा। अब नॉमिनेशन कर देंगे तो कहां से करेंगे? इंडिपेंडेंट पर्चा भरेंगे? अजीत पवार बीजेपी की शिकायतों को, नाराजगियों को दरकिनार करके उनको टिकट दे रहे हैं, या फिर वो वापस शरद पवार गुट में भी जा सकते हैं? इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फहाद अहमद, ये आपको मालूम होगा, ये समाजवादी पार्टी से यूं तो जुड़े हुए हैं और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के हस्बैंड हैं, और ये चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और नवाब मलिक की बेटी को जो टिकट दिया अजीत पवार ने, उस सीट से इनको उतार दिया है शरद पवार ने। और एक्चुअली समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन लड़ेंगे शरद पवार के टिकट पर। उन्होंने कहा कि मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि न अखिलेश यादव से बात करके मेरी उम्मीदवारी के लिए बात की है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज। लेकिन पहले आपको दो दावे सुनवा रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस, लोगों ने कहा कि वो कह रहे हैं, लोगों ने तय कर लिया है कि महायुति सत्ता में वापस लौट रही है और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार। और दूसरे संजय निरुपम हैं, जो कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी में आए हैं, और वो ये कह रहे हैं 23 तारीख को हाथ में भगवा लेकर हम विधानसभा में जाने वाले हैं। खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया, वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामतीकर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। हम हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, लोगों ने मन बनाया है, लोग वापस सत्ता हमको सौंपेंगे। मुंबई में मैं वापस कह रहा हूं, महायुति की ताकत है। मुंबई महायुति के साथ, मुंबई मोदी जी के साथ। देखिए, हम सारी विधानसभाओं में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुत्व हमारे लिए जीने का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं, जीने का मुद्दा है। और एकनाथ शिंदे जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, आज उन्होंने रोड शो निकाला है। उनकी सीट कोपरी पाचपाखड़ी है थाने की, और उससे पहले हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने उनसे बातचीत की है, वो देखिए आप। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग की भीड़ उमड़ी है। मुख्यमंत्री साहब, अपार जन समर्थन दिखाई दे रहा है। हमने कई नॉमिनेशन कवर किए, लेकिन इतनी भीड़, इतना अपनापन कहीं और नहीं दिखाई। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्रेम है, और ये प्रेम से सब लोग आए। इन्होंने मुझे 4 बार 20 साल विधायक बनाया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद पा रहा, मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए जो प्रेम पिछले 30-40 सालों से है, वो और बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही मेरे लिए, अभी सब लोग एकनाथ शिंदे बन गए, सब लोग को लगता है ये हमारा चुनाव है। ये फर्क है कि चुनाव में मेरी जनता ही उतर गई है, मेरी लाडली बहनों ने चुनाव हाथ में लिया है।
मेरे लाडले भाइयों ने चुनाव हाथ में लिया है, यहाँ के आम जनता ने चुनाव हाथ में लिया है, खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर प्रचार कर रहे हैं। हर बार आपकी जीत का लीड जो है, मार्जिन, वो बढ़ता गया है। पिछले बार करीब 90,000 की लीड थी, मार्जिन थी जीत का। इस बार कितना सोच रखा है आपने? ये हर साल हर बार हमारे मतदाता लीड बढ़ाते हैं और जरूर इस बार भी लीड बढ़ेगा। ये जनता जनार्दन पूरी तरह उससे खुश है और निश्चित रूप से उनके हर एक के काम में हमारे कार्यकर्ता काम आते हैं और इसलिए लीड इस बार भी बढ़ाएंगे। अब वो कह रहे हैं लीड बढ़ाएंगे, फडणवीस कह रहे हैं लोगों ने मन बना लिया है। दावे दोनों तरफ के देखिए पूरी तरीके से चल रहे हैं। बस इतना मैं आपको बता दूं, सीटों की क्योंकि बात है तो महायुति अब तक जो है, मतलब बीजेपी एनसीपी शरद पवार, बीजेपी एनसीपी और एकनाथ शिंदे 235 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं 288 में से। महाविकास आघाड़ी 260 सीटें जो है डिक्लेयर कर चुके हैं। तो बेहद ज्यादा चर्चाएं इस बात की थी कि दूसरी ओर ज्यादा झगड़ा लगा हुआ है, लेकिन इनके यहां पर भी अभी सब कुछ साफ नहीं है। 235 सीटों पर ही अभी तक टिकट जो है वो फाइनल हुए हैं। सर समीर जी। बिल्कुल, और 24 घंटे बचे हैं आखिरी नॉमिनेशन के लिए। कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और ये उम्मीद की जा रही थी कि कल रात तक सारी सूचियां जारी हो जाएंगी और आज और कल में सारे नॉमिनेशन होंगे। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जब लगातार अमित शाह के साथ बैठक हो गई, संगठन की बैठक हो गई, दिल्ली में बैठ के हो गई है और ये बार बार कह दिया गया कि सिर्फ 8-10 सीटों के ऊपर एक विवाद था, वो भी सुलझा लिया गया है, लेकिन उसके बाद अभी तक सूची नहीं आई। इसका मतलब अभी भी सीटों को लेकर पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है और ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया हुआ था और जो कहा था कि भाई मैं 85 से 87 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मुझे लग रहा है कि वो उनका दावा जिस पर वो अड़े थे लगभग वो वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दिखा रही थी पहले, अब वो मुझे लग रहा है 149 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आकर टिकी है, कहीं 149-150 सीटों के ऊपर। मुझे लग रहा है कि दोपहर के बाद किसी भी समय सीटें जारी हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन कई ऐसी सीटें जिसके ऊपर उम्मीदवारों की अदला बदली को लेकर भी अभी दबाव इनका है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का दबाव रहा है क्योंकि उन्होंने कई ऐसी सीटों पर दावेदारी की है जहां भारतीय जनता पार्टी के पहले से विधायक रहे हैं और कुछ सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वहां उनका स्ट्रांग होल्ड है, इस बार वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वहां पर दबाव बना के रखा और दावा नहीं छोड़ा है। तो आखिरी बैठक कल रात को इनकी काफी देर तक चली है, 1:30 बजे तक। मुझे लग रहा है कि अब दोपहर के बाद किसी भी समय इनकी सूची आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की बचे हुए नामों की। आज शाम तक तो आना ही पड़ेगी, कल नॉमिनेशन है। पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में कि मतलब शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ती थी तो बहुत आराम से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया था 40 विधायकों के साथ और जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, जिस तरीके से सहजता के साथ सरकार चली, अजीत पवार आए, सरकार में शामिल हो गए, ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी तरीके से बहुत आराम से विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा। और चूंकि एकनाथ शिंदे को सिर्फ 40 विधायक पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया है तो एकनाथ शिंदे सीटों के बंटवारे के समय बहुत ज्यादा जिद नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा हैंड इस मामले में देंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीटों के बंटवारे में अपने दावेदारी को कभी कहीं कमजोर होने नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने, ये बता रहा है कि वजह ये लगती है कि उनको भी मालूम है कि भाई अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाहिर है ज्यादा सीटें तो वो लाएगी, लेकिन गैप अगर बहुत रहा दोनों में तो वो अपना मुख्यमंत्री के लिए असर्ट करेगी बीजेपी इस बार। वो भी, और दूसरा एकनाथ शिंदे ने जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे विधायकों को भी अपने साथ मिला लिया है। कई निर्दलीय विधायक जो जीते थे वो इस बार एकनाथ शिंदे के साथ लड़ रहे हैं। कई पार्टी के नेता उनके साथ चले गए, संजय निरुपम उनके साथ चले गए, उस सीट पर विवाद था कि वो संजय निरुपम की सीट जाएगी कि नहीं। कई संगठन के लोग उन्होंने शामिल करे तो उन्होंने संगठन भी अपने मजबूत किया और वो चाहते हैं कि जहां पर उनका दबाव ज्यादा है वो सीट दी जाए। और चूंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी 2019 का, तो जो सीटें शिवसेना के साथ गठबंधन में गई थी उतनी सीटें पर मेरा दावा बनता है। हालांकि उतनी सीटें उनको मिली नहीं है, लेकिन यह है कि 85-87 सीटें अगर एकनाथ शिंदे गठबंधन में ले रहे तो उनको तो 2 मोर्चे संभालने रहे, ऐसा बात कर रहे थे। पहले तो चुनाव जीतो, मेजोरिटी में आओ, फिर उसके बाद दूसरी लड़ाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस बात की। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति नहीं है। अमित शाह के साथ जब ये तीनों नेता बैठे थे अभी 4 दिन पहले, देवेंद्र फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे थे और अजीत पवार थे,
जो बहुत विवाद की सीटें थी उनमें से भी 5 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जो अजित पवार के हिस्से जानी थी वो भी चली गई। ये अब नए तरह के विवाद आ रहे हैं और सिर्फ एकनाथ शिंदे की तरफ से नहीं आ रहे हैं। अब नवाब मलिक जो विवाद खड़ा कर रहे हैं वो नया है, क्योंकि उनकी बेटी को टिकट समझौते के तहत ही दिया गया था, वरना अणुशक्ति नगर से देने की कोई, सना मलिक को देने की कोई वजह नहीं थी। अजीत पवार वो जानते हैं कि अगर इस वक्त कहीं टूट कर गए तो उनका नुकसान भारी हो जाएगा, क्योंकि शरद पवार पूरी तरह से एकदम, जिसको कहते हैं ना कि लाठी लेके खड़े हो गए हैं कि अब हम मानेंगे नहीं। और मैं उनकी बात सुनते हुए बड़ा लग रहा था कि नेता लोग इतने मासूम कैसे हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तब खड़ा कर दिया था अपनी पत्नी को, अब इनको नहीं खड़ा करना चाहिए प्रत्याशी हमारे सामने। मतलब ये बड़ा विचित्र है। लेकिन उन्होंने भूल स्वीकार, तब भी कहा था मुझसे गलती हो गई चुनाव के बाद, और अभी हार जाने के बाद ना। ठीक है तो एक बार कौन सर अपनी गलती मानता है? नहीं, इसमें नहीं पवार परिवार के साथ ऐसा नहीं है। वो कम से कम 50 बार गलती मान चुके हैं। आप लोग याद करिए उनका करियर, पूरे राजनीतिक उनकी जो यात्रा रही उसमें गलती मानना, कह देना। कभी शरद पवार को अचानक मोदी जी बड़े अच्छे लगने लगते थे, कभी अटल जी की बड़ी प्रशंसा कर दिया कर, तो ये सब उनके राजनीतिक पैंतरे। परिवार का भी मामला है ना भाई, वो कह रहे हैं हाँ भाई मेरे भतीजे को नहीं लड़ाना, हार का मामला है, परिवार नहीं। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे मत करिए, परिवार नहीं। परिवार अगर होता तो सुप्रिया के सामने सुनेत्रा पवार को नहीं लड़ाते हो। अब वो हार गए, वो भी हार जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे के बारे में, एकनाथ शिंदे का डर तो है, उनको लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी 100 के ऊपर सीटें, और जितनी ज्यादा सीटें होंगी हमारी वाली मुश्किल होगी। लेकिन उनको एक बात का भरोसा है कि अमित शाह अभी जिस तरह की राजनीति अपनी तैयार कर रहे हैं और जिस तरह से हर राज्य में अपने लोगों को बहुत मजबूती से वो बिठा रहे हैं, उसमें शायद उनको भरोसा है कि हमको सीटें कितनी भी मिले हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरा, एक जो वहां चर्चा बहुत मतलब ज्यादा तेजी में चल रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को राज्य की राजनीति में चुनाव के बाद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये एक बड़ी चर्चा है जिसकी भी वहां खूब जमकर महाराष्ट्र में विशेष करके विद इन बीजेपी ये चर्चा हो रही है। और इसलिए हो रही कि उनको एलिवेट होने की जरूरत है। अगर यहां मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उनको कोई बड़ा पद देना पड़ेगा, वरना वो ठीक नहीं लगेगा कि फिर से वो उप मुख्यमंत्री बने। नहीं तो एलिवेट ही होना, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री? सवाल तो ये है। नहीं, उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है। मतलब जो एक भाजपा के नेता ने मुझसे कहा, मैं शब्दशः दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा अरे आप सोचिए ना, महाराष्ट्र में मराठा नहीं एक ब्राह्मण 5 साल मुख्यमंत्री रह गया, ये क्या छोटी बात आप समझते हैं? और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यह आवश्यकता है कि एक मराठा हो। देवेंद्र फडणवीस के काम के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत शानदार काम किया, जितनी विकास की योजनाएं हो, सामान्य योजनाएं। लेकिन जो राजनीति वहां अभी चल रही है, और वो शायद तभी खत्म होगा जिसको हम पूरे देश में जो जाति वाली राजनीति कहते हैं, वो महाराष्ट्र में जो मराठा वाली राजनीति, उसके दबाव में तो बीजेपी के पास अपना कोई मराठा नेता नहीं है सीएम बनाने के लिए, उस कद का तो नहीं दिखता है। और जिनकी चर्चा होती है अभी वो फिलहाल है नहीं उस दौड़ में। ठीक सर, देखिए इस समय का जो, इसको मैं खींचतान तो नहीं मानता हूं, और न इस सीमा तक जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 150 से नीचे नहीं जा रही है, और पहले से ये कि 80 के आसपास शिवसेना शिंदे लेगी, 50-52 के आसपास अजीत पवार लड़ेंगे, मोटा मोटी इस पर सहमति थी, थोड़ी बहुत है। अब चूंकि पार्टियों के अंदर के भी कैंडिडेट्स जो हैं, उसमें कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला है, इसमें भी तीनों के विचार होते हैं कि हम यहां से इनको दे रहे हैं तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये कैसे कैंडिडेट हैं, क्या इनकी जगह इसको दिया जाए, क्या आप हमारी पार्टी का ये आदमी है आपके टिकट से वहां लड़ सकता है, क्या आपके पार्टी का ये व्यक्ति हमारे टिकट से लड़ सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनी है उसमें भाजपा भी और बाकी दोनों साथी भी बहुत ही सोच समझ कर कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय कोई पार्टियों में मतभेद है सीटों को लेकर, ये तो अजीत पवार ने भी कहा कि 11 पर हमारी बात नहीं बनी है, और यही बात देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 दिन पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 10 के आसपास है, बाकी सब चीजें तय हो गई है। तो 10 और 11 पर अगर 2 नेता अलग अलग बयान में बोल रहे हैं तो फिर इसको स्वीकार करने का कोई कारण नहीं कि बहुत ज्यादा बना हुआ है। लेकिन कैंडिडेट्स को लेकर के और पार्टियों में भी थोड़ी अदला बदली हो सकती है, क्या ये सब लेके चीजें इस बीच चल रही है, क्योंकि इनको महाराष्ट्र का चुनाव हर हाल में जीतना है। महाराष्ट्र का चुनाव, और एकनाथ शिंदे इतने समय में इतने पॉलिटिक्स किए हैं, उनको अपने बारे में मालूम है। यह हैसियत नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने जाके और बहुत कठोरता से कोई शर्तें रख सके कि हम इतना लड़ेंगे ही। ये मांग सकते हैं, और वो भी जानते हैं कि इनको हम नाराज करके आगे की राजनीति अभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस ढंग से ये मैच्योर तरीके से बातचीत नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज कल में होगा, पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अब कल ही नामांकन का अंतिम दिन है, 20 नवंबर को चुनाव है।
तो लोगों के बीच थोड़ा संदेश ऐसा जा रहा है कि शायद कोई मतभेद है, लेकिन उस प्रकार के मतभेद की मेरी जानकारी अभी तक की नहीं है। मतभेद केवल इतना पर मतभेद कर केवल इस पर है कि यहां से कौन कैंडिडेट उतारा जाए, लेकिन एक तरफ है, दूसरी तरफ भी अगर आप देख लीजिए तो बहुत स्थिति क्या है। आप अखिलेश यादव का बयान देख रहे हैं, शिवसेना का बयान देख रहे हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण इस बार जो विधानसभा चुनाव में हुआ है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ी थी, उसके बाद कांग्रेस लड़ी थी, और सबसे कम पर शरद पवार लड़े थे। शरद पवार जी ने तीनों पार्टियों को बहुत बुद्धि से वो लड़ाई तो इन्होंने लड़ी और समान पर ला दिया कि पहले तो भैया 85-85-85 पर सब एक साथ आओ, तब आगे बात चलेगी। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। जो टिकटों की सूचना आ रही है उसमें आ रही ऐसे सीट जो एनसीपी ने कभी नहीं जीता हो, वेस्ट महाराष्ट्र से भी दे दिया उनको, उत्तर महाराष्ट्र का भी दे दिया है कांग्रेस को और शिवसेना को। उस मुंबई दे दी, मुंबई से कांग्रेस बहुत कम सीटों पर लड़ रही है। तो वो स्थिति जो बनी है वो देखने की है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट लाने के बावजूद विधानसभा में इतने दबाव में कैसे आ गई। और हमने शिवसेना अभी बात तो की थी परसों की, राहुल गांधी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि भाई आप लोगों ने जितनी सीटें कंसीड कर दी। उस पर एक ऐसा है कि यूपीए सरकार में जब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता था तो शाम को सोनिया जी का एक प्रेस ली जाती थी हर भ्रष्टाचार के बाद कि सोनिया जी ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है, भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता है और जो भी कानून की दृष्टि से होगी कार्रवाई होगी। ये आपको अगर उस समय के निकालेंगे तो एक बार मैंने टेलीविजन पर कहा भी कि सोनिया गांधी ऐसी महादेवी हैं कि पैर के नीचे किसी की बलि भी चढ़ जाए तो खून के छींटे वहां तक नहीं पहुंचे। तो वो बड़े नेता जब होते हैं तो उनका तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उठ के नाराज हुए क्यों चले गए? भाई आपको वहां बैठ के जो टिकट दिलवाना है दिलवाइए। अब दे दिया सहयोगी को तो दे दिया, वापस थोड़ी आएगा। नहीं तो उनकी जानकारी में नहीं दिया। अच्छा, ऐसे पार्टी चल रही है। हरियाणा हारने के बाद आप क्या चाह रहे हैं कि फिर से वही हो जाए? आप शराब बेवजह का रोड़ा नाटक मान गए सर, अब वो लोग मान गए। पहले एक बार जरा अजीत पवार वाली बात आपसे एक लाइन जोड़ दूं सर मैं, अभी सर ने कहा, हर्षवर्धन जी ने कहा अजीत पवार अब माफी मांग ली, जो कर ले वो मजबूरी है उनकी, लेकिन क्यों ना लड़ाए शरद पवार उनके सामने भतीजे को। बिल्कुल ठीक बात है। और हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ये परिवार की बात नहीं ना, ये तो हार की बात है। अगर अजीत पवार जी को भी ये डर नहीं होता तो वो कहते ठीक है जो लड़ेगा लड़ेगा, कोई बात नहीं है। और वो सुनेत्रा पवार की हार के बाद ही उन्होंने माफी मांगी थी ना। अगर मान लीजिए, अच्छा इसको देखिए, यदि सुनेत्रा पवार जीत जाती तो क्या आपको लगता है अजीत पवार माफी मांगते? बिल्कुल नहीं मांगते। तो फिर आप ये बात ही कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब कि मसला हार का है। आप लोग किसी आदमी के मन में अगर आया ये भाव आया कि नहीं हमसे गलती हो गई, आप लोग हो सकता है योगेंद्र जी भी बाद में माफी मांग ले। नहीं सर, मैं इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं। जब अजीत पवार की वाइफ सुनीता पवार हारी थी तो अजीत पवार ने कहा था ठीक है लोकसभा तो नहीं गई है ना, सदन में तो मैं भेज दूंगा, राज्यसभा भेजूंगा। कोशिश की और अहंकार में राज्यसभा भेजा उन्होंने अपनी वाइफ को। और अजीत पवार को डर क्यों सता रहा है? डर ये सता रहा है कि बारामती विधानसभा से जो लोकसभा चुनाव हुआ था 20,000 वोट से हारी थी सुनीता पवार। तो इनको एक डर है। और जो अभी तो ये नहीं, तो ये योगेंद्र पवार जो भतीजे उनके लड़ेंगे, मतलब ये फंसा देंगे चुनाव, ऐसा लगता है। शरद पवार जी लड़ रहे हैं ना चुनाव। सही बात है। इसमें योगेंद्र पवार कहां से आ गए? शरद पवार लड़ रहे हैं। और वो जो लोकसभा का चुनाव है वही अपने आप में एक वार्निंग सिग्नल के साथ है कि जो विधानसभा सीट थी बारामती की वो है। अभी बात जब हम महाविकास अघाड़ी की कर रहे हैं कि जब राहुल जी नाराज हो गए कि नहीं हुए, सही बात है कि राहुल जी को नाराज होने की क्या जरूरत है? वहां पर बैठ के सेटल करें, जैसे अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह जी भी नाराज हैं लेकिन वो बाहर आके तो नहीं जा रहे ना मीटिंग नाराज है? नहीं, अमित शाह नाराज नहीं है। सीटों को देखिए नाराज। देखिए सर, एक लाइन में जोड़ देता हूं। दरअसल अजीत पवार का डर ये है कि जो श्रीनिवास पवार है, अजीत पवार के जो छोटे भाई है, उनके बेटे हैं सगे छोटे भाई के। और श्रीनिवास पवार ने स्पष्ट बयान दिया था कि अजीत पवार ने परिवार के साथ गद्दारी की है, राजनीतिक गद्दारी नहीं की है, परिवार के साथ गद्दारी की है। जिस शरद पवार ने अजीत पवार को राजनीतिक में लेकर आए, सब कुछ दिया, उस परिवार को तोड़कर वो लेके गए। ये परिवार स्वीकार नहीं करता है। तो अब अजीत पवार को लग रहा है कि पूरा परिवार मेरा अलग हो चुका है मेरे से। परिवार अलग हो गया। अगर बारामती का वोटर भी मेरे से छूट रहा है, अगर बारामती का वोटर ये मानता है कि भाई अजीत पवार को इतना शरद पवार ने दिया, बारामती जो बनाई वो शरद पवार की देन है, और अगर शरद पवार के साथ सेंटिमेंट चले जाते हैं तो अजीत पवार के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। अजीत पवार भी शरद पवार की देन है, बारामती के लोग ऐसा भी मानते हैं, वो भी बात है। लेकिन अभी आप देखिए ना, एकनाथ शिंदे जी की चिंता क्या है, उनको समझ आती है बात कि भाई पिछली बार तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। अब वो जरूरत तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को। तो यदि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में सीटों का अंतर बड़ा रहा तो उन पर थोड़ा सा वो उस तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे जो दबाव
बन सकता था कि 2 साल पहले जो बना 2 लिया साल था। पहले बना लिया था, उस समय तो मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, समझ लीजिए। आज वो नहीं है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का डिफरेंस रखते हैं? और शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार दोनों ने क्या कंडीशन रखी सीट की कि जो सीटें शरद पवार की, मतलब शिवसेना के पास थी पूरी, और जो एनसीपी के पास थी, उन सीटों के आधार पर उन्होंने सीटें मांगी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला बड़ा टक्कर भी है, मुश्किल भी है कि वो अपनी जितनी सीटें उससे भी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये आसान बात है कि आप भले ही सारे चाणक्य और जो चंद्रगुप्त हैं सब अपनी एक साथ सीट से बैठे कहाँ हैं, कम से लड़ रही है? 165 सीटों पर लड़े हैं पिछली बार। हाँ, वो पिछली बार लड़े, तो उसी से ही तो कम अभी होती है। घोषणा बाकी है, 150 150 पर आएंगी तो 15-20 सीटें कम हो जाएंगी। जाएगी। तो वो एक मुश्किल काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो अपनी ताकत दिखा पाए, जो खासतौर से लोकसभा चुनावों में जो उसकी परफॉर्मेंस रही, उसका भी एक अपने आप में प्रेशर है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय महायुति में 2 तरह के झगड़ों से निपट रही है। एक अपने सहयोगियों से, खासतौर से एकनाथ शिंदे से, उसके प्रेशर में भी वो है, और दूसरा अपने कैंडिडेट्स के साथ भी उसकी बड़ी दिक्कत चल रही है, इसलिए 40-45 सीटें अभी तक फाइनल नहीं हुई लास्ट मिनट तक। तो वो दोनों संकट से, लेकिन ये होता कोई ऐसा वो भी नहीं है कि नई बात नहीं है कोई, ठीक बात नई है। बात लेकिन नहीं है, और वो संकट होता शब्द रहता जो है, है। नहीं सुनिए, संकट शब्द जो है आपका, आराम कह लीजिए, आराम ये से थोड़ा कर रहे देखिए हैं। ऐसा है, इसमें संकट जो शब्द- मेरी समझ है, देखिए इस लेवल की लड़ाई बड़े नहीं आराम है। से सब लोग बैठकर अभी 40-45 सीटों पर आखिरी कर रहे पड़ाव में फैसला करेंगे। नहीं, जगेंगे ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप तो जानते हैं, मैं क्या कहूं? आप अनुभवी आप व्यक्ति सब हैं। छोड़िए, आप यही बता दीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, ये तो मैं इस समय देखिए, हरियाणा में भी आप देखेंगे 8-10 दिन पहले जब हमने वीडियो भेजा, जब चीजें बनी, तो हम लोगों ने बोलना शुरू किया। जो स्थिति थी उस समय क्लियर था कि हमने कहा भाई अब 50 आज क्या स्थिति महाराष्ट्र की? अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव का वातावरण महाराष्ट्र में बदल चुका है। ओके, इस समय की स्थिति में महायुति महाअघाड़ी से आगे है। इस बात की संभावना है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम पलट जाए और महायुति सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए अपने आप। ठीक है, ये इस ये अभी समय की स्थिति मान रहे हैं आप भी मान रहे हैं सर? सर अभी एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, कल नॉमिनेशन है और 4 तारीख को नाम वापसी का दिन है। कई अभी बगावत करके जो खड़े हुए हैं और जो कह रहे हैं 4 तारीख को पिक्चर क्लियर होगी कि कितने बगावत करके कौन से पार्टी से खड़ा हो रहा है, और उसके बाद 8-10 दिन जो चुनाव प्रचार का रहेगा, 10 तक पिक्चर क्लियर होगी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में कौन ज्यादा ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ने जा रहा है।